गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ सिमिलरिटीज भी हैं इनमें और कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। तो ये थ्योरेटिकल लेक्चर है, थोड़ा आपको सुनना चाहिए और याद ही कर लेना चाहिए। तो हम सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, आप सुनिएगा और नोट करते चलिएगा। क्या होंगे इसके सिमिलरिटीज़? फ्रेंड्स, फर्स्ट भाई, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो आप दो पॉइंट मासेस की बात करते हैं, m1 m2 और उसके बीच का डिस्टेंस r। जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो पॉइंट मासेस की बात करते हैं, एक सेपरेशन अपने r मान लिया। जब आप कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो दो पॉइंट चार्ज की बात करते हैं और उसके बीच का सेपरेशन अपने r एज्यूम कर लिया। यहाँ पॉइंट मासेस के बीच जो फोर्स काम करता है, न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट करा, F इक्वल्स G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां F है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है पॉइंट मासेस और ये है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट मासेस। जब कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तब आपको फॉर्मूला मिलता है एक्सपेरिमेंटल F इक्वल्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K की वैल्यू SI सिस्टम में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है आपके पॉइंट चार्जेज और ये है सेपरेशन बिटवीन पॉइंट चार्जेज। फ्रेंड्स, तो यहां सिमिलरिटीज क्या है? सिमिलरिटीज ये है, बोथ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मीन्स F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर। इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। मीन्स आप जैसे जैसे पॉइंट मासेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाइएगा, इस प्रोपोर्शन में उसके बीच का फोर्स घटेगा, चाहे वह ग्रेविटेशन की बात हो या वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो। ये फर्स्ट सिमिलरिटी हुआ। सेकेंड सिमिलरिटी फ्रेंड्स, आपका ये जो दोनों फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, यह दोनों फोर्स आपके सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्सेस कहने का मतलब इनके बीच जो फोर्स काम करता है, इनके बीच जो फोर्स काम करता है, जिसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलंबियन फोर्स कहते हैं, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यह उसी लाइन के अलोंग काम करता है जो दोनों पॉइंट मासेस को ज्वाइन करती है या दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करती है। सो द फोर्सेस आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। थर्ड सिमिलरिटी माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यह दोनों आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अगर आपने 11th में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़े हैं तो बखूबी आप समझ रहे होंगे, नहीं तो एक दो लाइन अभी आप ध्यान रखिए, हम इस वक्त बतला रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में इसको आप बेहतर फील कीजिएगा।
कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है। जब आप किसी फोर्स के वर्क को कैलकुलेट करते हैं और ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पाथ के बदले जाने से भी हमारा उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क अलग नहीं हुआ, वर्क डन बाय अ फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन बाय अ फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ चूजन, हेंस द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में एक दूसरी बात क्या होती है, इन अ राउंड ट्रिप नेट वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। आपने यहां से शिफ्ट कर दिया किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे, और फिर यहां से आप भाया एनी पाथ शिफ्ट कर दिए उसके इनिशियल पोजीशन पे, इसको कहते हैं वन राउंड ट्रिप। इसमें अगर वर्क डन जीरो हुआ, इट मीन्स यह वर्क डन जिस फोर्स के थ्रू किया गया उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, चौथी इसकी सिमिलरिटी आपको फॉर्मूला में ही दिख रहा है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वह भी प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह भी प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। इसे मॉड के अंदर लिखते हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं भी लिखेंगे तो एक ही बात है। मतलब जिस तरीके से इस केस में आपका फोर्स डिपेंड करता है उसी तरीके से यहां भी आपका फोर्स डिपेंड करता है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, पॉइंट मासेस। ये इसकी चौथी सिमिलरिटीज थी। पांचवा पॉइंट समझिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करते हैं। ओबे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका क्या मतलब हुआ माय डियर फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो हम लोग पढ़ते हैं उसके पढ़ने का यही एक बेनिफिट मिलता है कि आपका जो कूलम्बियन फोर्स है वह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। ये बात हमें वहां से समझ आता है। इसका मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल्स माइनस ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। हम 1 kg के हैं और आप 50 kg के हैं, फिर भी मेरे वजह से आप पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा आपके वजह से मेरे पे उतनी ही फोर्स काम करेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। उसी तरह से कूलम्ब्स लॉ में भी हम 1 कूलम्ब चार्ज हैं, आप पे 50 कूलम्ब चार्ज है, मेरे वजह से आप पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा आपके वजह से हम पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही काम करेगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ऐसा क्यों? एक्सपेरिमेंट में पता चला कि आपका फोर्स किसी एक चार्ज पे नहीं, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसलिए यह न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। एक और सिमिलरिटी फ्रेंड्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, यह दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस वक्त तक पढ़ भी चुके हैं और आप न्यूमेरिकल्स बना के उसे समझ भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सिमिलरिटीज। अब हम बात करते हैं डिसिमिलरिटीज। 2-3 पॉइंट यहाँ डिसिमिलरिटीज में भी काफ़ी खास होगा जिसे एक बार हम लोगों को समझ लेना चाहिए। डिसिमिलरिटीज, सबसे पहला तो डिसिमिलरिटीज यही है माय डियर फ्रेंड्स कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा।
ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जबकि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वजह क्या है? वजह ये है कि मास एक ही टाइप का होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और आपका चार्ज दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव होने के वजह से वहां पे फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों काम करता है। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। 2 पॉइंट मास वैक्यूम में रखिए, 2 पॉइंट मास को एयर में रखिए, उसके बीच वाटर फिल कर दीजिए, कोई अदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर मीडियम का प्रभाव पड़ता है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इसका मीडियम पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है ये तो आप सीख ही चुके हैं। तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बहुत फर्क भी है। आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में काफी कमजोर है। हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां तक कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दौरान अगर एक ही कंडीशन में पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों फोर्स काम कर रहा हो तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करके केवल उस सिचुएशन का स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रेजेंस में कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स almost equals electrostatic force, means relatively gravitational force इतना कम होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रेजेंस में आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, अगर बिटवीन 2 प्रोटॉन्स की बात करी जाए तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह 10 टू द पावर 36 टाइम्स ग्रेटर होता है 2 प्रोटॉन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात करी जाए तो यह 10 टू द पावर अप्रॉक्स 39 टाइम्स ग्रेटर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज 10 टू द पावर 39 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम बात करें बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यह अप्रॉक्स 10 टू द पावर 43 टाइम्स ग्रेटर होता है। मीन्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन के बीच 10 टू द पावर 43 टाइम्स ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। 2 प्रोटॉन के बीच 10 टू द पावर 36 टाइम्स, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच 10 टू द पावर 39 टाइम्स। तो ये कुछ कंपैरिजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपके कोलंबियन फोर्स के साथ। कुछ सिमिलरिटीज भी है, कुछ डिसिमिलरिटीज भी है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है और कुछ प्रॉब्लम्स में इस कंसेप्ट का आप यूज भी कर पाएंगे। आप इसे एक बार नोट करके रिवाइज कीजिए। अगले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ का आखिरी
और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नाम है उसका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।